आप लोग कैसे हैं? आज मैं पुनः जो है संविधान के, क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पॉलिटी का टॉपिक चल रहा है और संविधान में हम लोग संवैधानिक विकास या संवैधानिक इतिहास, क्योंकि ऊपर लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत के संवैधानिक इतिहास की शुरुआत कैसे हो रही है उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। और मैंने कहा था कि कुल ना के कहीं ना कहीं भारत का जो संवैधानिक विकास है या इतिहास है, इसके दो पार्ट हैं। पहला मैंने कहा था कि कंपनी के शासन के अंतर्गत कुल ना के संविधान का विकास हो रहा है, जिसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर मैंने बात किया था, 84 के पिट्स इंडिया एक्ट पर बात हुई, 93 के चार्टर एक्ट पर बात हुई, 1813 पर बात हुई, 1833 पर बात हुई, 1853 पर बात हुई। यानी 1853 तक कुल ना के कहीं कहीं कंपनी का युग है। लेकिन 1853 के बाद आपको मालूम होना चाहिए कि 57 में रिवॉल्यूशन हुआ, क्रांति हुई, और उसके बाद कुल ना के ब्रिटिश सरकार घबरा गई कि बाप रे बाप, भारत की सत्ता अगर हमारे हाथ से निकल जाएगी तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो अब अंततः कुल ना के कहीं ना कहीं ब्रिटिश सम्राट ने, ब्रिटिश क्राउन ने भारत की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। यानी कंपनी का युग समाप्त हुआ और सम्राट का युग चालू हो गया। तो जब क्राउन का युग शुरू होगा, ताज का युग शुरू होगा, सम्राट का युग शुरू होगा, ब्रिटिश के सम्राट का, तो फिर यहां एक नया युग शुरू होगा। तो यहां से कुल ना के 1858 का एक्ट देख रहे हैं, उसके बाद 1947 तक ये सफर चलेगा। लेकिन आज मैं कुल ना के दो एक्ट पर डिस्कस करने आया हूं, एक 1858 और दूसरा है 1861। तो 1858 का एक्ट क्या है और उसके बाद 1861 का एक्ट क्या है, इस पर मैं आप लोगों से आज चर्चा करूंगा। और कुल ना के यहीं से हम लोगों की यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। मेरा आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है कि मैं चाह रहा हूं कि हिस्ट्री और पॉलिटी में जो मैं आपको देने जा रहा हूं, वो आप लोग कहीं ना कहीं, बड़ा रिक्वेस्ट आप लोगों से कर रहा हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग वायरल करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि मेरी ये इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। उसके बाद में कुल ना के मान के जितना जल्दी हो सकेगा आप कुल ना के, मैं अब लाइव जो है रेगुलर 1 घंटे आने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं रायत को रोज आप लोगों के साथ में लाइव रहूं। इसकी कुल ना के प्रोसीजिंग चल रही है। ये तभी हो पाएगा जब आप लोग कुल ना के कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ज्यादा लोगों तक इन बातों को पहुंचाएंगे। तो आज में कुल ना के कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लोग इस विषय को लेकर अगर बात करें, तो मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में, जैसा कि मैंने पहले ही ऊपर बोल रखा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि भारत शासन अधिनियम 1858 भी कहते हैं। चूंकि 1857 का विद्रोह हुआ और 1857 के विद्रोह के बाद मैंने अभी कहा कि ब्रिटिश सरकार घबरा गई। ब्रिटिश सरकार को लगा यार कि कहीं ना कहीं भारत की सत्ता हमारे हाथों से निकल नहीं जाए, क्योंकि भारत का हाथों की, ब्रिटेन के हाथों से भारत के जाने का मतलब यह है कि ब्रिटेन पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। इसीलिए अब कुल ना के इस अधिनियम के तहत जो पहला नियम बन रहा है, पहला प्रोविजन जो आ रहा है, वह यह आ रहा है कि कुल ना के ईस्ट इंडिया कंपनी के सत्ता को समाप्त किया जा रहा है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कुल ना के अब जो है इसकी सत्ता जो है वो पूरी तरह से समाप्त, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन सत्ता को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन ने, यानी ब्रिटिश सम्राट ने भारत की सत्ता को प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में ले लिया। पहली चीज, यानी इस कुल मिला के 1858 के एक्ट में जो पहला प्रोविजन है वो ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को समाप्त किया जाएगा और भारत की सत्ता को प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश सम्राट अपने हाथों में ले लेंगे। तो ये तो पहली बात हो गई। अब दूसरी इसमें क्या आ रही है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 बॉडी पहले से ही चल रही थी और इन बॉडियों को भी कुल मिला के अब समाप्त होना पड़ेगा। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ो तो उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आए थे जो लंदन में बैठे हुए थे और वहां से कुल मिला के डायरेक्शन यहां के गवर्नर जनरल को देते थे। और एक बीओसी यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से आए थे। तो इस प्रकार से कुल मिला के कहीं ना कहीं सीओडी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सत्ता को समाप्त कर दिया गया। और जब सीओडी और बीओसी समाप्त हो गई, थोड़ा समझिएगा, अभी तक भारत में कुल मिला के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से डायरकी शासन यानी द्वैध शासन जो चल रहा था,
अब कुल मिला के ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समाप्त होने के साथ ही अब द्वैध शासन समाप्त हो गया, क्योंकि मैं बता चुका हूं इन लोगों को अधिकार दिया गया था व्यापार करने का, और इनको दिया गया था कि कुल मिला के राजनीतिक सत्ता कुल मिला के देखने का, सैनिक व्यवस्था प्रशासन देखने का, यानी कि बीओसी अभी तक कुल मिला के राजनीतिक व्यवस्थाएं भारत की देख रही थी और सीओडी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्यापार देख रहे थे, लेकिन इस तरह से द्वैध शासन चल रहा था। लेकिन जब दोनों बॉडी खत्म हो गई तो इस प्रकार से भारत में द्वैध शासन भी समाप्त हो गया। तो आप कहेंगे सर द्वैध शासन जब दोनों बॉडी खत्म हो गई तो फिर सीओडी और बीओडी जब समाप्त हो गई बीओसी, तो फिर मामला चला कैसे? ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब कहीं ना कहीं मामला क्या चल रहा है ये थोड़ा मैं बताना चाहता हूं। मैंने क्या कहा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म हो गए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स समाप्त हो गए, यानी कि कुल मिला के समाप्त हो गए, तो इनके अधिकार जाएंगे कहां? तो इनके अधिकार अब ट्रांसफर होंगे किसके पास? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया यानी भारत सचिव के पास चले गए, यानी एक नया पद आ गया भारत सचिव। जरा समझिएगा, तो इस प्रकार से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया यानी भारत सचिव नामक एक नया पद क्रिएट किया गया, और इन दोनों के अधिकार जो थे, दोनों की शक्तियां भारत सचिव को ट्रांसफर कर दी गई। क्लियर? यानी कि अब सीओडी खत्म, बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म, द्वैध शासन खत्म, इन दोनों के अधिकार भारत सचिव के पास चले गए। और भारत सचिव कौन बनेगा? भारत सचिव ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होना चाहिए। यानी कुल मिला के भारत सचिव उसी व्यक्ति को बनाया जाएगा जो ब्रिटिश संसद का मेंबर है और ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर है। इस प्रकार से भारत सचिव बन गए। ये एक चीज आ गई। तीसरी चीज क्या है कि भारत सचिव जब बन गए तो इन भारत सचिव क्या अकेले शासन करेंगे? नहीं भाई, अकेले शासन नहीं करेंगे। इस भारत सचिव को सलाह देने के लिए एक 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल भी बनाई गई, यानी भारत परिषद। इस तरह से भारत परिषद बन रही है, जरा समझते जाइएगा। तो कहीं ना कहीं इस भारत सचिव को, ये जो भारत सचिव है, इसको सलाह देने के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल का निर्माण किया गया। अब 15 सदस्यीय जो ये भारतीय परिषद बन रही है, अब इनका चुनाव कैसे हो रहा है जरा समझते जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं कह रहा हूं। ऐसे तो किताब में सुनोगे ये हुआ, ऐसे कुछ काम नहीं बनने वाला है। इतिहास पढ़ना है तो जम के पढ़ो, पॉलिटी पढ़ना है तो जम के पढ़ो, एक एक चीज जो है खुलकर आना चाहिए। जब मैं मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगा तो हम जान रहे हैं कि 1 महीना तो मौलिक अधिकार में चला जाएगा। इतना डिटेल है मौलिक अधिकार यार, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा यूं ही कह दिया गया है। इस पर लंबी चर्चा होने वाली है, आप घबराइए मत, इंतजार करिए और कुल मिला के लगे रहिए। तो मैंने अभी क्या कि कुल मिला के कहीं ना कहीं पहला चीज जरा समझिएगा, यहां थोड़ा सा मैं इसको मिटाल रहा हूं। अब जरा समझिए, ये मैंने लिख दिया कि भारत सचिव हैं। भारत सचिव को सलाह देने के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल आ गई। चलिए साहब, तो इस इंडिया काउंसिल के जो 15 मेंबर, इनका चुनाव कैसे होगा? तो इसमें से इस तरह से है कि 8 सदस्य ब्रिटेन का सम्राट चुनेगा और 7 सदस्य बैठे हुए वहां कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। जो कंपनी के डायरेक्टर लंदन में बैठे हुए हैं वो 7 मेंबर कुल मिला के अपने भेजेंगे और 8 मेंबर सम्राट साहब भेजेंगे। इस तरह से 15 सदस्यों का इंडिया काउंसिल में कुल मिला के चुनाव होगा, नॉमिनेशन जिसको कह सकते हैं। तो कुल मिला के 7 सदस्य कुल मिला के कंपनी के डायरेक्टर के माध्यम से गए और 8 सदस्य किसके माध्यम से गए? ब्रिटेन के सम्राट की तरफ से गए। लेकिन आप थोड़ा सा और भी ध्यान रखिएगा, ये 15 तो हो गए, लेकिन इन 15 में से 9 ऐसे चुने जाएंगे जो कम से कम 10 वर्ष तक भारत में सेवा कर चुके हों, जिनको भारत में शासन करने का अनुभव हो। ये नहीं कि कहीं के भी हैं, भारत के बारे में कुछ जानते नहीं और बना दिए गए। आज जैसा कि भारतीय शासन व्यवस्था में देख रहे हो, कुछ पद ऐसे होते हैं कि उनको मालूम ही नहीं है। कृषि के बारे में देखा ही नहीं कि खेत क्या होता है। बहुत से लोग कुल मिला के पहले बने हैं, खेत क्या है यही नहीं मालूम है, खलिहान क्या है यही नहीं मालूम है, नहर क्या है, नलकूप क्या है यही नहीं मालूम है, और बने क्या है? कृषि मंत्री। तो
तो आप समझ सकते हो कि कुल मिला के, लेकिन यहां यह ध्यान रखा गया कि भाई ये 15 सदस्यीय जो भारत सचिव को कुल मिला के कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सलाहकारी जो बोर्ड है, इसमें से 8 तो चले गए सम्राट के द्वारा, 7 चले गए यहां से, तो कुल मिला के जो 9 मेंबर इसमें हैं, 15 में से 9 वो चुने जाएंगे जो 10 वर्ष कम से कम भारत में अपनी व्यवस्था अपना काम कर चुके हों, भारत में सेवा कर चुके हों, जिनको भारत का एक्सपीरियंस हो। क्लियर? तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब थोड़ा सा मैं ये बात करना चाहता हूं कि कुल मिला के ये बॉडी तो तय हो गई पूरी तरीके से कि कुल मिला के 15 सदस्य हैं, तो ये भारत सचिव जो हैं, ये भारत सचिव हैं, और जो ये 15 सदस्यीय कुल मिला के लोग हैं, तो ये मैंने क्या कहा कि भारत परिषद कर क्या रही है? भारत सचिव को भारत के शासन संबंधी कार्यों में सलाह दे रही है, इसको सलाह दे रही है। और इस पूरी की पूरी बॉडी को, यानी भारत सचिव और उसकी परिषद को, गृह सरकार के नाम से जाना जाता है। कहीं प्रश्न आ जाए कि होम गवर्नमेंट 1858 के एक्ट में किसको कहा गया है? वायसराय को कहा गया है कि उसकी काउंसिल को कहा गया? नहीं, गृह सरकार या होम गवर्नमेंट इस भारत सचिव और उसकी 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल को कहा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो गृह सरकार का एक फंडा आ गया जो ब्रिटेन में बैठे हुए हैं। भारत सचिव यहां तो रहते नहीं, ब्रिटेन में रहते हैं, और ब्रिटेन से कुल मिला के यहां पर कुल मिला के ऑर्डर पेश करते हैं। तो पहली चीज तो यह हो गई। अब जरा दूसरी चीज समझ लिया जाए। अब भारत सचिव साहब कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मैंने अभी कहा कि इस तरीके से कुल मिला के हम लोगों ने अभी पढ़ा, तो भारत सचिव के बाद अब क्या चीजें हैं, थोड़ा सा ये हमारे लिए जानना जरूरी है। मैंने अभी कहा कि सीओडी खत्म हो गया, बीओसी खत्म हो गया, भारत सचिव आगे, उनकी इंडिया काउंसिल आ गई। यह एक सलाहकारी बोर्ड है और भारत सचिव को मुद्दों पर, कई मुद्दों पर सलाह देता है। और स्वाभाविक रूप से एक तीसरी जो इसमें, इसको गृह सरकार कहा जाता है। भारत सचिव और उसकी भारत परिषद के जो वेतन भत्ते हैं, बस यही गड़बड़ है। इसके वेतन भत्ते भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे, यानी भारत के ऊपर कुल मिला के भारित हैं। यानी भारत सचिव और उसके भारत परिषद जो 15 लोग हैं, इनके वेतन भत्ते कहां से जा रहे हैं? भारत से जा रहे हैं। लोगों ने विरोध किया, ये क्या कर रहे हो? बोर्ड ऑफ कंट्रोल में यही हुआ था कि वेतन भत्ते यहीं से जा रहे थे। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म हुआ तो भारत सचिव और भारत परिषद के वेतन भत्ते जा रहे हैं। कब तक जाएंगे? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों तक जाएंगे, वहां जाकर बंद किया जाएगा। तो एक तो ये भी चीज हो गया। और क्या चीज कुल मिला के कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लोग इंपॉर्टेंट बात करें कि और क्या चीज हो रही है, तो और ये चीज हो रही है कि थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये भारत सचिव और भारत परिषद काम कैसे कर रहे हैं। भारत सचिव कुल मिला के अपनी भारत परिषद, यानी कि सचिव जो है अपनी परिषद के साथ जब मीटिंग करता था तो कोई भी निर्णय ज्यादातर बहुमत से लिए जाते थे। किसके द्वारा लिए जाते थे? बहुमत से निर्णय ले रहे हैं। यानी एक तो कुल मिला के एक सचिव साहब हो गए और 15 यह हो गए, तो 15 और 1 16 हो गए। जरा समझिएगा, क्योंकि सचिव साहब भी वोट देंगे, यानी सामान्य मत में भारत सचिव भी वोट दे रहे हैं, तो कुल मिला के 16 हो गए। तो बहुमत मान लीजिए किसी मुद्दे पर 8-8 वोट हो गए, तब क्या होगा? तब भारत सचिव को कास्टिंग वोट यानी अतिरिक्त वोट देने का अधिकार था। कास्टिंग वोट मतलब अतिरिक्त वोट देने का अधिकार है। एक तो सामान्य मतदान जो हो रहा है उसमें तो देगा ही देगा, लेकिन अगर किसी विषय पर बराबर मत हो जाते हैं तो उसको अतिरिक्त मत देने का भी अधिकार है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से कुल मिला के कहीं ना कहीं भारत सचिव और भारत परिषद मिलकर कहीं ना कहीं बहुमत से निर्णय लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ मुद्दों पर भारत सचिव अपनी परिषद के कुल मिला के निर्णयों को भी कुल मिला के टुकरा सकता था, यानी वीटो कर सकता था कुछ मुद्दों पर। लेकिन कुल मिला के कुछ मुद्दे ऐसे भी जैसे आर्थिक मुद्दे हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के मुद्दे हैं, इस पर वीटो नहीं कर सकते हो। इस पर तो कुल मिला के आपको अपनी परिषद की बातों को मानना पड़ेगा। मैंने क्या कहा? आर्थिक मुद्दे अगर हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के मुद्दे हैं, तो उसमें आप वीटो नहीं कर सकते हो, मानना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई अन्य मुद्दे आ जाते हैं तो उसमें भारत सचिव के पास अधिकार है कि वो अपनी परिषद के निर्णयों के खिलाफ वीटो कर सकता था। दूसरी इसमें बात और इंपॉर्टेंट बात थोड़ा बताना चाहता हूं, जो अगली बात है कि भारत सचिव चूंकि वहां से कंट्रोलर हैं, और भारत सचिव जब कंट्रोलर हैं तो क्या व्यवस्था है इस 1858 के एक्ट में कि जो भारत में गवर्नर जनरल साहब हैं, जिनको अब हम वायसराय कहने वाले हैं, ये गवर्नर जनरल को यह बाध्य किया गया है इस एक्ट में, 1858 के एक्ट में यह बाध्य किया गया गवर्नर जनरल को, जो भारत का सुप्रीमो है,
कि तुमको भारत सचिव के डायरेक्शन में ही काम करना पड़ेगा। यानी लंदन में जो भारत सचिव बैठे हुए हैं, पहला भारत सचिव लॉर्ड स्टेनली है, तो कुल मिला के भारत सचिव के डायरेक्शन में ही गवर्नर जनरल को काम करने के लिए बाध्य किया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी चीज कि यह गवर्नर जनरल क्राउन का प्रतिनिधि बनकर शासन कर रहा है, इसीलिए इसको वायसराय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वायसराय। यानी गवर्नर जनरल कहीं ना कहीं किसके प्रतिनिधि बनकर शासन कर रहे हैं? ब्रिटिश सम्राट के, ब्रिटिश क्राउन के। तो उनको क्या कहा गया? वायसराय कहा गया। अगर इसको थोड़ा सा मैं और समझा दूं तो भारत की सत्ता को ब्रिटिश क्राउन ने जब डायरेक्ट अपने हाथों में ले लिया, तो क्राउन ने ले लिया, तो बीच में एक बॉडी बन गई जिसका नाम है भारत सचिव, और भारत सचिव प्लस इसकी 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल, जिसको गृह सरकार कहा जा रहा है। और भारत में कुल मिला के कौन है? ये वायसराय है। पहला वायसराय आपको मालूम होना चाहिए लॉर्ड कैनिंग साहब हैं। इस प्रकार से क्राउन साहब ऊपर हैं, क्राउन के नीचे भारत सचिव हैं, और भारत सचिव के नीचे वायसराय हैं। ये वायसराय भले इसके प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहे हैं क्राउन के, लेकिन इनको बाध्य किया गया है कि आप भारत सचिव के डायरेक्शन में ही काम करेंगे। क्लियर? अब थोड़ा और बात समझ लीजिए। भारत सचिव चूंकि पूरी तरह से लंदन से भारत की शासन व्यवस्था को देख रहा है, तो यहां से भारत की शासन व्यवस्था की जो वार्षिक रिपोर्ट है, ये वायसराय किसके पास भेजेगा? भारत सचिव के पास भेजेगा। भारत सचिव के पास भेजेगा। आप जरा याद करिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। गवर्नर जनरल कुल मिला के यहां से रिपोर्टिंग करते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। वही चीज तो यहां पर भी है यार। यानी यहां पर वायसराय जो क्या कर रहा है कि जो वार्षिक यहां के शासन व्यवस्था की जो वार्षिक रिपोर्ट है, उसको कुल मिला के रिपोर्टिंग कर रहा है भारत सचिव के पास। और भारत सचिव अनिवार्य रूप से, शब्द लिखा है अनिवार्य रूप से, कंपलसरी, आपको इस रिपोर्ट को ब्रिटिश संसद के सामने रखना पड़ेगा। इस रिपोर्ट को कहां रखना पड़ेगा? ब्रिटिश संसद के सामने रखना पड़ेगा। यानी भारत सचिव भारत में शासन व्यवस्था से संबंधित जो भी रिपोर्ट होगी, जो वार्षिक रिपोर्ट होगी, उनको अनिवार्य रूप से ब्रिटिश संसद के पटल पर रखना पड़ेगा। इस प्रकार से ये 1858 का एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लें। इस एक्ट में पहला प्रोविजन क्या था कि कुल मिला के कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को समाप्त किया गया, और सत्ता को समाप्त करने के बाद ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश सम्राट ने भारत की सत्ता को डायरेक्ट अपने हाथों में ले लिया। दूसरा पॉइंट कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कुल मिला के सीओडी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो चले आ रहे थे, उनको समाप्त कर दिया गया। यानी इसी के, इन दोनों के समाप्त होने से द्वैध शासन भी समाप्त हो गया, और इनके संपूर्ण अधिकार एक नई बॉडी को दे दिया जाता है जिसको भारत सचिव कहते हैं। और इस तरह से भारत सचिव नामक एक नया पद आता है। भारत सचिव और उसकी 15 सदस्यीय भारत परिषद मिलकर कुल मिला के इंग्लैंड में बैठकर भारत की शासन व्यवस्था को चलाते हैं। इस भारत सचिव और भारत परिषद को कुल मिला के सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? होम गवर्नमेंट कहते हैं, गृह सरकार कहते हैं। और मैंने कहा था कि इसमें 8 मेंबर कुल मिला के सम्राट नियुक्त करेंगे, 15 में से 7 जो है कुल मिला के कंपनी के डायरेक्टर्स करेंगे, और उसमें से 9 जो मेंबर होंगे वो नियुक्त किए जाएंगे। यानी 15 में से ही 9 जो पहले से ही भारत में 10 साल का कुल मिला के कार्य कर चुके हों। भारत सचिव और उसकी परिषद को वेतन भत्ते भारतीय राजस्व पर भारित होंगे, यानी भारत से दिए जाएंगे। अगली बात जो है, जो मैंने कहा कि जो भी निर्णय विशेष रूप से होगा वो बहुमत से होगा, कुछ विशेष मुद्दों पर, लेकिन कुछ मुद्दों पर कुल मिला के मैंने अभी समझाया था कि कुल मिला के वीटो करने का अधिकार है। यानी कि वायसराय अपनी भी, भारत सचिव अपनी भी बात कुल मिला के रख सकते हैं, यानी कि वो वीटो कर सकता है साधारण मुद्दों पर। और लास्ट मैंने अभी कहा कि भारत सचिव को कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भारत के शासन संबंधी वार्षिक रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में रखना पड़ेगा, अनिवार्य रूप से रखना पड़ेगा। और लास्ट बात यह है कि जो गवर्नर जनरल ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि बनकर शासन कर रहे हैं, जिनको वायसराय कहा जा रहा है, इनको डायरेक्ट निर्देशन दिया गया है कि आपको भारत सचिव के डायरेक्शन में ही काम करना पड़ेगा। यानी वायसराय बाध्य है भारत सचिव से कुल मिला के डायरेक्शन, उनसे मार्गदर्शन में काम करने के या उसके आदेश को मानने के लिए। इस प्रकार से हम लोगों ने कुल मिला के इस तरह से पहला युग, मैंने क्या कहा कि 1773 से लेकर 1853 तक कंपनी का युग शुरू हो रहा है।
और 1858 से लेकर 1947 तक सम्राट का युग शुरू हो रहा है, क्राउन का युग शुरू हो रहा है, एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो रहा है। और इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या कहा कि द्वैध शासन की समाप्ति हुई इस एक्ट के द्वारा। बस कुछ बना के कोई ज्यादा भारतीयों को कुछ नहीं मिला, सत्ता का हस्तांतरण हो गया है, यानी बीओसी से सत्ता जो है भारत सचिव के पास चली आई और कोई इसमें विशेष बात नहीं है। मैं आगे अब दूसरे एक्ट में आना चाहता हूं। इसमें जो अगला कुल मिला के कहीं ना कहीं एक्ट है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 1858 के मात्र 3 साल बाद आ गया। आप जरा समझिएगा, यानी ब्रिटिश सरकार घबराई हुई है कि भाई 57 दोबारा ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से तो यहां के राजा महाराजा फलाना ढिमका का सहयोग मिला था तो हम बच गए थे। इसीलिए ब्रिटिश सरकार अब रिफॉर्म्स करने पर बड़ा इंटरेस्ट ले रही है। आप बताइए, अभी 58 में हुआ था, 3 साल नहीं लगा कि 61 में कुल मिला के भारतीय परिषद अधिनियम आ गई। परिषद का मतलब है काउंसिल, ये परिषद अधिनियम है। अब जरा समझिएगा क्या क्या इसमें हो रहा है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में अगर हम बात करें तो 2 पॉलिसी भी ब्रिटिश सरकार लेकर आई है। एक पॉलिसी लेकर आई है सहयोग की नीति। प्रश्न कहीं आ जाए कि भाई ब्रिटिश सरकार सहयोग की नीति कब लेकर आई, तो 1861 के एक्ट में आप जरा समझ, पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन, और दूसरी पॉलिसी लेकर आ रही है उदार निरंकुशवाद। उदार निरंकुशवाद की पॉलिसी लेकर आ रही है भाई साहब, उदार निरंकुशवाद, बेनेवोलेंट फोनेटिज्म। इस प्रकार से सहयोग की नीति और उदार निरंकुशवाद की नीति, यानी ब्रिटिश सम्राट को लग गया है, ब्रिटिश सरकार को लग गया है कि भारत में अब रिफॉर्म्स होना ही चाहिए और शासन सत्ता में व्यवस्था में भारत के लोगों का सहयोग भी होना चाहिए। इस सहयोग के कारण ही इस नीति का नाम है सहयोग नीति। भारतीयों को शासन व्यवस्था में उनके प्रति उदार व्यवहार होना चाहिए, भले हम निरंकुश बने रहे, ऑटोक्रेसी बनी रहे, लेकिन उसमें भी उदारता बनी रहे। यानी पहली बार इस एक्ट में अब भारतीयों को भी शासन व्यवस्था में, कानून निर्माण में अब तवज्जो दी जा रही है। अभी मैं आने वाला हूं इस विषय पर। अब तवज्जो दी जा रही है, उदारता का प्रदर्शन हो रहा है, कहीं 1857 दोबारा ना हो जाए। इसीलिए आपको बताना चाहता हूं, अब इस एक्ट के माध्यम से 2 पॉलिसियां शुरू हुई, उदारता की नीति और सहयोग की नीति, और इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो पहली चीज इसमें थोड़ा सा आप समझ गए ना कि 2 पॉलिसी आ गई, सहयोग की नीति, उदारता की नीति। एकदम लगे रहो, एकदम जम के लगे रहो। साला ऑफलाइन ऑनलाइन क्या है यार, सब तो ऑफलाइन है। हमको तो लग ही नहीं रहा है कि हम ऑनलाइन है, हम तो साला ऑफलाइन लग रहा है, कैमरे से बात कर रहे हैं, हैं? हमारा तो नशा खत्म नहीं होता है। मुझको यारो माफ करो, मैं नशे में हूं। कहीं भी रहो एकदम नशे में रहो, जुनून में रहो। कांटों में रहकर गुलाब की तरह महकना सीखो, कांटों में रहकर गुलाब की तरह महकना सीखो, कीचड़ में रहकर कमल की तरह खिलना सीखो। जो परिस्थितियों से घबरा जाते हैं वो लौह पुरुष नहीं, राख में रहकर भी अंगारों की तरह दहकना सीखो। कहीं भी रहो यार, अपनी ऊर्जा के साथ रहो, अपने जुनून के साथ रहो, अपने नशे के साथ रहो, और अपना व्यक्तित्व हमेशा कहीं ना कहीं दिखाई देते रहना चाहिए। तो इस तरह की कहीं ना कहीं चीज अगर है, तब तो कुल मिला के दुनिया में बड़े से बड़ा काम कर चाहोगे यार। मैंने मोटिवेशनल वीडियो में बताए हैं कि किन किन लोगों ने क्या क्या काम कर दिया। तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग भी यार, मेरे साथ बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर ऑफलाइन ऑनलाइन आपका चल रहा, लग रहा है कि ऑफलाइन चल रहा है। अरे भाई, हम नशे में रहते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, हमेशा हमारा नशा ऐसी रहेगा। आप लोग तो क्लास में देख ही रहे हो। और इसको ज्यादा से ज्यादा यार फैलाओ यार, कुल मिला के कहीं कि देश में साला तहलका कर दिया जाए हम लोग सब मिलकर, ठीक है ना? थोड़ा सा लगे रहो। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मैंने कहा कि इंडियन काउंसिल एक्ट सहयोग की नीति पर चल रही है और उदार निरंकुशवाद की नीति पर चल रही है। अब इसमें प्रोविजन क्या क्या है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि इसके प्रोविजन क्या क्या है। पहला प्रोविजन अगर मैं बात थोड़ा सा करना चाहता हूं, तो पहली बात अगर मैं करूं तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो यहां वायसराय है या गवर्नर जनरल है, जो भी आप कह दीजिए, वायसराय इसको कह रहे हैं, अब वायसराय कह रहे हैं, लेकिन मैं मान लिया गवर्नर जनरल कह दिया, एक ही चीज है।
गवर्नर जनरल की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब है कार्यकारी परिषद, जस्ट लाइक के सरकार, जस्ट लाइक के कार्यपालिका आप मान सकते हो। क्लियर? आपको मालूम होना चाहिए कि 33 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर हो गए थे, लेकिन 1861 के कुल मिला के आने के पश्चात एक नया मेंबर और इस 4 में जोड़ा गया। यानी गवर्नर जनरल की काउंसिल में पहले से ही 4 मेंबर हैं, 33 वाला चार्टर एक्ट पढ़ लेना, उसमें एक और मेंबर जोड़ दिया गया। इस तरह से टोटल मेंबर कितने हो गए? 5 हो गए। यानी कार्यपालिका में 5 लोग हो गए हैं। और ये जो 5वां मेंबर जोड़ा गया है, शर्त यह है कि यह विधि विशेषज्ञ होना चाहिए। यानी इसको कानून की, लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, विधि विशेषज्ञ। लेकिन वकील वकील ना हो, वकील की बात यहां नहीं कर रहा है, न्यायिक व्यक्ति होना चाहिए, विधि विशेषज्ञ होना चाहिए, कानून का ज्ञाता होना चाहिए। इसमें शर्त है ये पहला व्यक्ति जो 5वां जोड़ा जा रहा है। तो अब गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने हो गए? 5 लोग हो गए। अभी इसी में एक और 1876 में जोड़ा जाएगा, 1876 में एक और इसमें जोड़ा जाएगा, तो टोटल हो जाएंगे 6। अभी अपन 5 ही पर बात करें क्योंकि 61 में पढ़ रहे हैं, 76 में अभी एक जोड़ा जाएगा, वो बाद की बात है। लेकिन कुल मिला के इस तरह से गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अब 5 मेंबर हो गए हैं। अब गवर्नर जनरल क्या करेंगे जरा समझते जाइएगा। गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया है कि कुल मिला के कहीं ना कहीं अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अपनी कार्यपालिका के कार्यों का निर्धारण करने के लिए गवर्नर जनरल यानी वायसराय कोई भी नियम बना सकते हैं। क्योंकि मैंने क्या कहा कि ये गवर्नर जनरल साहब हैं और प्लस इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, तो ये कुल मिला के ये जो 5 मेंबर हैं, अब गवर्नर जनरल को ये अधिकार दिया गया है कि कुल मिला के अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से काम लेने के लिए या कार्यों का निर्धारण करने के लिए कोई भी नियम बना सकते हैं। तो कोई भी नियम बना सकते हैं, तो क्या बना सकते हैं? यानी इन 5 में कार्यों का बंटवारा कर सकते हैं। जिस तरह से आज देखिए भारतीय शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल जो होता है उसके सभी मंत्रियों के अलग अलग विभाग हैं कि नहीं हैं? कोई गृह विभाग देख रहा है, कोई विदेश विभाग देख रहा है, कोई रक्षा विभाग देख रहा है। इस तरह से सबके अपने अपने विभाग हैं। उसी प्रकार से भारत के इतिहास में पहली बार इस 1861 के इंडिया काउंसिल एक्ट के माध्यम से अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों को भी अलग अलग विषयों का आवंटन किया गया। यहीं से भारत में विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई है। यहीं से भारत के इतिहास में या भारत के संवैधानिक इतिहास में हम कहें तो पोर्टफोलियो सिस्टम या विभागीय प्रणाली की शुरुआत हो रही है। क्लियर? दूसरी चीज को ना के जैसे आज भी देखिए पोर्टफोलियो बढ़ता है, विभाग बढ़ते हैं, इसी प्रकार से पहली बार भारत में 1861 में गवर्नर जनरल अब पोर्टफोलियो सिस्टम लेकर आए और अपने काउंसिल के इन 5 मेंबरों को, किसी को रक्षा दे दिया, किसी को विधि दे दिया, किसी को कुल मिला के कहीं ना कहीं रेवेन्यू दे दिया, ऐसे सबको अलग अलग विभाग बांटना शुरू कर दिया गया। क्लियर? अब जरा देखिए, तो विभागीय प्रणाली बट गई, तो पोर्टफोलियो सिस्टम किसकी आधारशिला बनी? भारत में जो कैबिनेट सिस्टम देख रहे हो ना, कैबिनेट प्रणाली, ये है क्या? ये पोर्टफोलियो सिस्टम ही तो है। यानी यह विभागीय प्रणाली, यह कुल मिला के पोर्टफोलियो सिस्टम भारत में कैबिनेट शासन प्रणाली की आधारशिला बनी। कहीं प्रश्न आ जाए कि भारत में कैबिनेट शासन प्रणाली की आधारशिला कहां से शुरुआत हो रही है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम कहां से आ रहा है? 1861। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 5वां मेंबर विधि विशेषज्ञ में कब जोड़ा गया? 1861। ब्रिटिश सरकार ने सहयोग की नीति कब लेकर आए? 1861। उदार निरंकुशता कब लेकर आए? 1861। साला यार संविधान जाएगा कहां से यार? कहां से निकलेगा संविधान? हिस्ट्री साले को नहीं निकलने देंगे तो संविधान को निकलने देंगे? हम किसी को नहीं निकलने देंगे हैं? एक एक चीज को साला खोल कर पढ़ा जाएगा यार, कहां से कोई चीज निकलेगी यार? क्वेश्चन को हम जाने देंगे हैं? अभी आगे देखो क्या क्या होता है, बस सुनते रहो। तो किसी लिए इसमें मैंने क्या कहा कि कुल मिला के ब्रिटिश कैबिनेट प्रणाली यानी कि इस विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो के द्वारा भारत में अब कैबिनेट शासन प्रणाली की शुरुआत हो रही है। इसीलिए कहते हैं कि वर्तमान कैबिनेट शासन प्रणाली की आधारशिला यही पोर्टफोलियो सिस्टम है। क्लियर? तो इस तरह से कुल मिला के हम लोगों ने कार्यपालिका के विषय में पढ़ा। अब एक चीज और पूछी जा सकती है,
उस की बात हम लोग थोड़ा सा कर लें। ये तो बात हमारी हो गई कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी अभी तक हम कार्यपालिका के विषय में पढ़ रहे थे। अब जरा आ जाइए, क्योंकि काउंसिल एक्ट आ रहा है, कि काउंसिल एक्ट क्या है ये समझा जाए। मैंने अभी कहा इस एक्ट में पहली बार भारतीयों को शासन सत्ता में भागीदार बनाने का प्रयास किया गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को लगा कि यार हम अकेले शासन सत्ता करेंगे, भारतीयों को इग्नोर किए रहेंगे तो हो सकता है फिर गड़बड़ हो जाए। इसीलिए आपको बताना चाहता हूं, इस एक्ट में अब तीसरा प्रोविजन आ रहा है। यानी गवर्नर जनरल, अर्थात इनको वायसराय कह रहे हैं, गवर्नर जनरल को अपनी विधायी परिषद में, विधायी परिषद का मतलब है कानून बनाने वाली, लेजिस्लेचर। अभी मैंने पढ़ाया था एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, अब आ जाइए लेजिस्लेचर। गवर्नर जनरल को, केंद्र की बात हो रही है, गवर्नर जनरल को अपनी विधायी परिषद में, लेजिस्लेटिव असेंबली में कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार था। निर्वाचन शब्द मैंने यूज नहीं किया। अभी इलेक्शन फिलेक्शन का बात भूल जाओ, सिर्फ नॉमिनेशन। यानी कुल मिला के गवर्नर जनरल को इस लेजिस्लेचर में, इस विधान परिषद में कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार मिला। पहली बात क्लियर हो गई। इनमें से आधे सदस्य गैर सरकारी होना चाहिए। आधे सदस्य कैसे होंगे? गैर सरकारी, यानी उनकी शासन में भागीदारी ना हो, वो शासकीय ना हो। इसी गैर सरकारी का तो मतलब है कि अब भारतीयों को भी इसी रास्ते से प्रवेश कराया जाएगा। देखिए फिर समझिए, कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्य लेजिस्लेचर के लिए, इनकी विधान बनाने के लिए गवर्नर जनरल मनोनीत करेगा। इस मनोनयन में आधे से अधिक सदस्य, आधे सदस्य क्या होंगे? गैर सरकारी होंगे। तो जब आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे तो ये गैर सरकारी कौन होंगे? वो भारत के लोग होंगे जो इस लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रवेश करेंगे। इन सदस्यों का, जो 6 से 12 इन सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होगा। क्या होगा? 2 वर्ष होगा। अब जरा समझिएगा, मैंने क्या कहा कि कुल मिला के विधायी परिषद बन रही है। गवर्नर जनरल का अधिकार है कि भाई कम से कम 6 या अधिक से अधिक 12 सदस्यों को तुम चाहो तो मनोनीत कर लो, लेकिन इसमें आधे सदस्य गैर सरकारी हो। गैर सरकारी का मतलब क्या है कि अब कुल मिला के कहीं की जो शासकीय ना हो, यानी भारतीयों को भी अवसर मिलना चाहिए, और इनका कार्यकाल 2 वर्ष होगा। कितना होगा? 2 वर्ष होगा। इसी आधार पर, ये आधे जो गैर सरकारी सदस्य हैं, इसी आधार पर बनारस के महाराजा पहली बार 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में बनारस के महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह, पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह और इसी प्रकार से सर दिनकर राव, इन सब लोगों को, ये 3 लोग पहले हैं जिनको गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में शामिल किया गया था कानून बनाने के लिए। तो इस प्रकार से विधायी परिषद में पहली बार भारतीयों को भी अवसर मिल रहा है। मैंने अभी कहा बनारस के राजा ईश्वरी नारायण, पटियाला के नरेंद्र सिंह, दिनकर राव, ऐसे 3 भारतीय लोगों को विधान परिषद में जगह दी गई। क्लियर? अब जरा समझ लीजिए, मैंने क्या कहा, कार्यकाल 2 वर्ष है। ये विधान परिषद कर क्या रही है, जरा समझने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये विधान परिषद जस्ट लाइक ए संसद, मान लो छोटी सी संसद है। अब जरा समझिएगा, ये गवर्नर जनरल हैं और इनके 5 एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं। गवर्नर जनरल 5 एग्जीक्यूटिव के मेंबर, ये तो रहेंगे ही रहेंगे, और प्लस ये अतिरिक्त जो है विधान परिषद के लोग हैं। ये बैठकर क्या बना रहे हैं? कानून बना रहे हैं। गवर्नर जनरल जब अपनी एग्जीक्यूटिव मेंबर के साथ काम करता था तो कार्यपालिका हो जाती थी, वो सरकार हो जाती थी। लेकिन जब इन अतिरिक्त सदस्यों को लेकर कुल मिला के बैठता था तो यही असेंबली का रूप धारण कर लेती थी, यही विधायिका बन जाती थी, यही संसद बन जाती थी। समझ गए मेरी बात? तो अब यहां पर क्या बनेंगे? कानून बनेंगे। यानी ये लोग मिलकर कानून बनाते थे। तो कानून बनाने में इनका क्या रोल रहता था? जो ये अतिरिक्त सदस्य आए हैं, जो बाहरी सदस्य, इनका कोई रोल है? यह एक सलाहकारी संस्था है। यानी गवर्नर जनरल की विधान परिषद एक सलाहकारी संस्था है। आप सलाह देना चाहो तो दे दो, कोई डिबेट नहीं करोगे किसी प्रश्न को लेकर।
मतदान तो भूल जाओ यार। आज की पार्लियामेंट मत समझ लेना कि हर बतिये पर हू हड़ंगा हो रहा है, हर बतिये पर माइक, हर बतिये पर ड्राफ्ट फेंका फाकी, हर ड्राफ्टे पर कुल मिला के मारा पिटाई। सब कुछ देख तो रहे हो यार, ये राइट्स अभी नहीं मिला हुआ है ना मतदान। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि कुल मिला के कहीं ना कहीं विधायिका जो होती है वो कार्यपालिका के ऊपर कंट्रोल रखती है यार, देख कसमाकस एकदम कस के रखती है। कार्यपालिका जरा भी गड़बड़ करेगी तत्काल अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा, तत्काल कुल मिला के उसके खिलाफ कोई ना कोई प्रस्ताव आ जाएगा। लेकिन यहां कुछ नहीं है, ना मतदान कर सकते हो, ना प्रश्न पूछ सकते हो, ना डिबेट कर सकते हो, ना हु हल्ला कर सकते हो। तो फिर ये कर क्या रहे हैं? बैठे रहो, उंगली मुंह पर रखे रहो, चुपचाप रहो। इस तरह की व्यवस्था यहां है। बस ये देखने के लिए है कि ये भारत के लोगों को शामिल किया गया है। बहुत से लोग तो इसमें जो भारतीय गए थे, राजा महाराजा अंग्रेजी नहीं जानते थे, तो अंग्रेजी नहीं जानते थे तो राजा जब कुल के गवर्नर जनरल जब हाथ उठाता था तो वो भी उठा देते थे, जब गिराता था तो भी गिरा देते थे। बाहर पूछा जाता था भैया कुछ समझ में आता? बोले नहीं, हम तो गवर्नर जनरल पर निगाह बनाए रहते हैं, जैसा करता वैसा हम भी कर देते हैं। आप समझ गए? तो विधान परिषद, आज की विधान परिषद उस समय की विधान परिषद में जमीन और आसमान का अंतर है भैया, उसकी विधान परिषद अलग है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कुल मिला के जो ये लेजिस्लेचर है, इसके द्वारा जो कानून पारित हो गया, क्या गवर्नर जनरल मानने के लिए बाध्य है? आपको लगता है बाध्य होगा? जब आपको मत देने का अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं है, कुछ कहने का अधिकार नहीं है, आप सलाह दे दो, मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो ठीक है। यानी गवर्नर जनरल किसी भी कीमत पर इस विधान परिषद के किसी भी कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं था, किसी भी कुलना के प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो वीटो कर सकता है। मैंने कहा ना, ये सलाहकारी परिषद है, सिर्फ वीटो कर सकता है जब उसको समझ में नहीं आएगा। फिर एक प्रश्न पूछेगा कि ये विधान परिषद जो बन गई है, तो जो एग्जीक्यूटिव है, जो काउंसिल है, क्या ये विधान परिषद के खिलाफ के प्रति उत्तरदायी है? जैसा कि आज जो लेजिस्लेचर है, जो विधायिकाएं हैं, सरकार उत्तरदायी है कि नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन यहां पर कोई भी उत्तरदायित्व तो नहीं है। आप समझ गए इस बात को? यानी केंद्र में दिखावे के लिए एक विधायिका बन गई है, लेजिस्लेचर बन गई है, उसके पास कोई राइट्स नहीं है। सिर्फ यही राइट्स है कि बैठो और मुंह पे अंगुरिया रखे रहो और चुपचाप गवर्नर कह रहा हो सुनो और धीरे से सड़क आओ। इतने में ये राजा खुश रहते थे कि हम लेजिस्लेटिव असेंबली में भाग ले रहे हैं, बस इतने में ये फूले रहते थे महाराज। ये आप समझिए इस बात को। क्या ये जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? कहीं प्रश्न आ जाए कि 1861 में जो लेजिस्लेचर बनी है, क्या ये जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है? आप बताओ, राजा महाराजा जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे? क्या चुन कर आए हैं? बनारस के राजा ईश्वरी नारायण सिंह क्या पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? पटियाला के महाराज नरेंद्र सिंह क्या पटियाला की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? ये तो शोषण के आधार हैं यार। ये तो शोषक लोग थे जो जाके पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, जनता का शोषण कर रहे थे। ये कहां से कुल ना के प्रतिनिधित्व करेंगे? इसीलिए इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि कुल ना के दिखाने के लिए भारतीय लोग हैं, लेकिन नहीं, किसी भी स्तर पर ये जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं मैंने अभी कहा का, तो इस तरह से केंद्र की लेजिस्लेचर की बात हम लोगों ने कर लिया, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और थोड़ा सा बात कर लिया जाए तो मैंने कहा कि इस लेजिस्लेचर की 2-3 कमियां हैं। पहली कमी यह है कि जो भारतीय गए वो भारतीयों का, आम जनमानस का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, पहली कमी है। और दूसरी कमी यह है कि कार्यपालिका किसी भी स्तर पर विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। और आ जाइए, इसी प्रकार से थोड़ा सा हम लोग और बात करते हैं। गवर्नर जनरल को इसी एक्ट के द्वारा अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस लाने का अधिकार दिया गया। मैं बार बार गवर्नर जनरल कह रहा हूं, मतलब वायसराय। गवर्नर जनरल यानी वायसराय को इसी एक्ट में अध्यादेश लाने का अधिकार दिया गया, ऑर्डिनेंस। जैसा कि आप देखते हो, इस अध्यादेश की अवधि 6 माह होती थी। कितने माह होती थी? 6 माह होती थी। तो यहीं पर अध्यादेश का भी अधिकार गवर्नर जनरल को मिल रहा है। अब जरा हम लोग और आगे बात करना चाहते हैं। मैंने अभी कहा कि प्रांतों में केंद्र में लेजिस्लेचर है, विधायिका है, जैसा मैंने अभी बताया। इसी प्रकार से इस एक्ट में अब प्रांतों को भी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, प्रांतों को भी प्रांतीय और स्थानीय विषयों पर, प्रांतों को भी प्रांतीय और स्थानीय विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ था,
1833 के चार्टर एक्ट में जो पीक पर पहुंच गया था, मैंने 33 के चार्टर एक्ट में पढ़ाया था आप लोगों को कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल पूरे हिंदुस्तान के लिए नियम बना सकती है और प्रांतों से कानून और नियम बनाने के अधिकार को छीन लिया गया। प्रांतों का कोई अधिकार नहीं है, आप इस बात को समझिए। मैं यही बात आपको कहना चाहता हूं कि प्रांतों को कानून बनाने का अधिकार अभी तक नहीं था, लेकिन 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार को यह लग गया कि अगर कुल के भविष्य के विद्रोह की संभावनाओं को खत्म करना है तो प्रांतीय और स्थानीय विषयों और मुद्दों को भी कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इग्नोर नहीं किया जा सकता है, अनदेखी नहीं की जा सकती है। उन प्रांतीय और स्थानीय विषयों पर भी कानून बनना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में पहली बार प्रांतों को भी स्थानीय और कुल मिला के प्रांतीय विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो प्रांतों में कौन होते थे? गवर्नर होते थे। तो गवर्नर से कहा गया कि भैया आप भी अपनी विधायिका बनाइए जिसमें कम से कम 4 और अधिक से अधिक 8 सदस्य होंगे। जैसे वहां क्या था, कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12, लेकिन उसमें कहा गया था कि आधे सदस्य गैर सरकारी, कार्यकाल 2 वर्ष केंद्र में। इसी प्रकार से गवर्नर जो प्रांत के हैं इनसे कहा गया कि भैया गवर्नर साहब आप भी अब कुल मिला के अपनी विधायिका बनाइए जिसमें कम से कम 4 और अधिक से अधिक 8 मेंबर होंगे जो प्रांतीय विषयों पर कानून बनाएंगे। और इसमें भी आधे, ध्यान रखिएगा, इसमें भी आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक है। यानी गैर सरकारी का मतलब फिर वही आ गया कि प्रांतीय विधायिकाओं में भी अब भारतीयों के प्रवेश का रास्ता खुल रहा है। इनका भी कार्यकाल 2 वर्ष रखा जाएगा। यानी प्रांतीय विषयों पर कानून बनाने के लिए गवर्नर को विधायिका कुल मिला के, ये भी मनोनीत है, नॉमिनेट है, चुनाव कुछ नहीं। तो गवर्नर कुल मिला के कम से कम 4 या 8 अधिक से अधिक 8 मेंबर मनोनीत कर सकता था। इसमें से आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे, इनका भी कार्यकाल 2 वर्ष होगा। इनके द्वारा पारित कानून, अब मान लीजिए इस विधायिका ने, जो प्रांतीय लेजिस्लेचर है, प्रांतीय विधायिका है, कानून बना दिया तो गवर्नर की सहमति आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि कानून बन गया गवर्नर कुल मिला के बाद दे, प्रश्न ही नहीं उठता है महाराज। गवर्नर ही कुल मिला के सहमति आवश्यक नहीं है, गवर्नर जनरल की भी सहमति आवश्यक है। यानी प्रांतीय विषयों पर जो कानून बनेंगे उन कानूनों को, यानी जो विधेयक पारित होंगे उन विधेयकों पर गवर्नर और गवर्नर जनरल की जब तक मोहर नहीं लगेगी तब तक वो कानून बनने वाला नहीं है। यानी इस मामले में भी देखने के लिए लग रहा है कि प्रांतीय लोगों को भी राइट्स दिया गया है, कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, लेकिन उसमें भी यह है कि कुल मिला के गवर्नर और गवर्नर जनरल की जब तक कुल मिला के सहमति नहीं होगी तब तक वह विधेयक कानून नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि पहली बार प्रांतीय स्तर पर कुल मिला के कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लेजिस्लेचर में लिया गया, कम से कम उनसे कानून के विषय में चर्चाएं हुई। भले गवर्नर वीटो कर सकता है, वो अलग मैटर है, लेकिन कम से कम अब शुरुआत तो एक हो रही है। और मैंने क्या कहा कि प्रांतीय विषयों पर जो विधेयक पारित होते हैं विधायिका के द्वारा, वो गवर्नर और गवर्नर जनरल की सहमति से ही कानून बनता था। यह बात हमें जानना जरूरी है। तो 1861 के एक्ट में कुल मिला के हमने प्रांतीय स्तर पर भी पढ़ लिया कि प्रांतीय स्तर पर भी अब परिषदें बन रही हैं कानून बनाने के लिए। और क्या कुल मिला के इस गवर्नर जनरल को और क्या राइट्स हैं? गवर्नर जनरल यानी वायसराय नए प्रांतों का गठन कर सकते हैं, ये ऑर्डर है, अधिकार है उनके पास। यानी नए प्रांत, इनको लगता है कि कानून निर्माण में कहीं दिक्कत आ रही है, प्रशासन करने में दिक्कत आती है, तो वो कोई नया प्रांत बना सकते हैं, किसी प्रांत की सीमा कम कर सकते हैं, ये तमाम अधिकार उनको दिया गया है। तो गवर्नर जनरल इस 61 के द्वारा नए प्रांत का गठन कर सकते हैं और छोटे छोटे प्रांतों में लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति भी कर सकते हैं। यानी इस प्रकार से इसको 2 अधिकार और दिए गए वायसराय को। वायसराय मतलब गवर्नर जनरल, कंफ्यूज मत हो जाना, कि इसको नए प्रांतों के गठन का राइट्स है और लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का भी अधिकार है। 1861 के कुल मिला के इंडियन काउंसिल एक्ट में सब मिला हुआ है।
और क्या अधिकार है, थोड़ा सा और समझ लिया जाए कि कुछ और अधिकार है। हाँ भैया, एक इस इंडियन काउंसिल एक्ट में एक और इंपॉर्टेंट बात आई है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस इंडियन काउंसिल एक्ट में कुल मिला के कहीं ना कहीं 1861 का आपको मालूम होना चाहिए इंडियन हाईकोर्ट एक्ट आया, इंडियन हाईकोर्ट एक्ट। और इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861 जब आया इसी काउंसिल एक्ट के तहत, तो पहली बार मद्रास, बंबई और कलकत्ता में हाई कोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। यानी 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में कुल मिला के कहीं न कहीं हाई कोर्ट स्थापित हुआ। इसी प्रकार से मैंने क्या कहा कि प्रांतों में जब विधान परिषदों का गठन हुआ, तो अभी कुल मिला के 2 प्रांतों में विधान परिषद है। प्रांतों में जब विधान, अभी मैंने बताया ना कि प्रांतों को भी राइट से विधान परिषद गठित करने का, कानून बनाने का गवर्नर को कहा गया ना कि 4 अधिक, कम से कम 4 या अधिक से अधिक। तो अभी कुल मिला के 2 जगह विधान परिषदें गठित हुई, एक मद्रास में गठित हुई और दूसरी बंबई में हुई। दूसरी कहां हुई? बंबई में हुई। यानी 2 प्रांतों में कुल मिला के विधान परिषद एक्टिव हो गई। इसी समय 1862 में बंगाल में कुल मिला के एक्टिव हो गई। कहां हो गई? 1862 में बंगाल में। 1866 में फिर कहां हो गई? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, यहां हो गई। इसी प्रकार से 1897 में कहां हो गई? पंजाब में हो गई। इस प्रकार से भारत के विभिन्न प्रांतों में अब कहीं ना कहीं विधान परिषदों का गठन होना शुरू हो गया। लेकिन सबसे पहले विधान परिषद मैंने कहा बंबई और मद्रास, फिर बंगाल, फिर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और फिर कुल मिला के कहीं ना कहीं पंजाब। सबसे लास्ट में कहां आया है? पंजाब। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से मैंने क्या कहा कि कहीं ना कहीं इंडियन काउंसिल एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी कहा कि विधान परिषद चाहे प्रांत की हो चाहे केंद्र की हो, निश्चित रूप से जो इसमें जा रहे हैं वो राजा, महाराजा, धनवान, बहुत बड़े बड़े लोग जा रहे हैं। ये आम जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। क्या आम जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं? बिल्कुल नहीं उठा रहे हैं। इनके पास कोई राइट्स नहीं। मैंने भी इनकी औकात बता दी, बस यूं करो और चुपचाप बैठो। तो इस प्रकार से फिर भी मैं कह सकता हूं कि 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट पहले की तुलना में नो डाउट कुछ हद तक प्रोग्रेसिव है। नॉमिनेशन है, चुनाव की प्रोसीडिंग अभी शुरू नहीं हुई है। 1892 में हल्का सा कुल मिला के चुनाव होगा, जिसकी चर्चा मैं आगे वाली वीडियो में करूंगा। इस प्रकार से आज मैंने आप लोगों को कहीं ना कहीं निश्चित रूप से 1858 का कुल मिला के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ये मैंने आपको पढ़ाया है। मैंने अभी कहा कि कुल मिला के कंपनी के शासन का जो युग है वो 1853 में खत्म हो गया है और ब्रिटिश सम्राट का युग शुरू हो गया, और यहीं से 1858 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो 1858 1861 का कहीं ना कहीं हम लोग समाप्त कर चुके हैं। कल मैं आगे इसी वीडियो के साथ आगे इसी को आगे लेकर बढ़ाऊंगा। आप लोग जमकर कुल मिला के जितना जमकर हो सके खूब पढ़ो, खूब लगे रहो और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते रहो, जिससे अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और जीवन में इस बात को ध्यान रखो कि परिश्रम का फल देर हो सवेर हो मिलता जरूर है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है, ये मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। नमस्कार।